जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में देखेंगे एक तारा कैसे बनता है, फिर उसके बाद वो कैसे जीवन में समाप्त होता है और किन किन स्टेजों से गुजरता है, उन स्टेजों को क्या कहा जाता है। इन सभी के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं तारा किसे कहा जाता है, तारा की परिभाषा क्या होती है। तो तारा उसे कहते हैं वह खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं की ऊष्मा हो तथा स्वयं का ऊर्जा हो और आकार में कैसा हो, विशालकाय हो, और वह अपनी आकाश गंगा के चारों तरफ क्या कर रहा है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा हो, उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। वैसे ये सब हम इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप लोग यहाँ लिंक हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि तारा कैसे बनता है। तो तारा कैसे बनता है, सबसे पहला स्टेज इसका क्या होता है, निहारिका होता है। अब ये निहारिका क्या होता है, कैसे बनता है, इसको समझ लेते हैं। तो निहारिका किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सौरमंडल है, इस सौरमंडल में धूल मिट्टी के कण और गैसों के कण बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे पास आने लगते हैं। अगर ये विशालकाय रूप से पास में आ जाते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। अब धीरे धीरे जब ये ग्रेविटी के कारण और पास में आते हैं, इनके कणों में क्या होती है, रगड़ होती है, जिसके कारण इनमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इनके जो कण हैं, यानी इस निहारिका में जो कण पाए जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं। प्लाज्मा अवस्था में जैसे ही आ जाएंगे, उसमें एक अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में अभी आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। बस इतना देखिएगा, यानी ये जब निहारिका है और पास पास आ गए, प्लाज्मा अवस्था में आ गए, तो इनमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया स्टार्ट होती है, तो वहां खुद से प्रकाश आने लगता है, उसमें ऊष्मा आने लगती है तथा उसमें ऊर्जा आने लगती है और उन सबका त्याग भी करने लगता है। यानी वो कैसा हो जाता है, पूर्ण रूप से एक तारा का निर्माण हो जाता है। तो तारा का निर्माण कैसे होता है, यहाँ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। यानी हमारा जो सौरमंडल है, उसमें धूल मिट्टी के कण, गैसों के कण है, ये धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के पास आते हैं, तो निहारिका बन जाता है। अब यह निहारिका धीरे धीरे और पास आता है, तो इनमें कणों में क्या होता है, रगड़ होता है, रगड़ के कारण उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, और वही क्या कहलाने लगता है, वही तारा का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इसी कारण उसमें स्वयं की ऊर्जा आ जाता है, स्वयं का प्रकाश आ जाता है और स्वयं का ऊष्मा भी आ जाता है। ठीक है। और ये कैसी अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। यानी कह सकते हैं प्रत्येक तारा कैसी अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। या कह सकते हैं जो सूर्य होता है, ये भी कैसा है, प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, यह लिक्विड की तरह होता है, बट बहुत गाढ़ा होता है। यानी कह सकते हैं जो दलदल नहीं होता है, लगभग उसी के आकार का होता है, यानी उसी की तरह होता है, उसे क्या कह देंगे, प्लाज्मा। इस तरीके से क्या होता है, तारे का निर्माण होता है। अब यह तारा अपने जीवन काल में कैसे कैसे समाप्त होता है और किन किन स्टेजों से गुजरता है, उनके नाम क्या क्या हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। अब यह तारा मान लेते हैं कैसा है, अभी नया नया बना हुआ है। ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्यूल होगा, यानी ईंधन होगा, कितना होगा, 100% होगा। जब ये अपने जीवन काल का कुछ अंश जी लेता है, यानी मान लेते हैं कितना जी लिया है, लगभग 90% जी लिया, यानी इसका जो ईंधन था लगभग 90% क्या हो गया, समाप्त हो गया है। केवल कितना बचा है, 10% बचा है। इस अवस्था में ये कैसा हो जाता है, तो यह रक्त रक्त की तरह लाल हो जाता है। ठीक है। तो इसे ही क्या कह देते हैं, इसे ही लाल दानव कह दिया जाता है, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेड जियांट कहा जाता है। अब यह लाल दानव बनने के बाद इसको आगे बढ़ने के दो स्टेजेस मिलते हैं। आगे बढ़ने के कितने स्टेजेस मिलेंगे, दो, यानी दो रास्ते होंगे यहाँ पर। अब या तो इस रास्ते से जा सकता है, इस रास्ते से, यानी ये बना सकता है, या तो ये बना सकता है। अब ये क्लियर करने के लिए, यानी किस रास्ते पर ये जाएगा और क्या बनाएगा, इसके बताने वाले कौन थे, उनका नाम था चंद्रशेखर नाम था। उन्होंने एक पॉइंट बताया, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अब यह चंद्रशेखर सीमा होता क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.44 और क्या लिखा गया है, मास ऑफ सन, यानी सूर्य का द्रव्यमान जितना है उसमें क्या करेंगे, 1.44 से गुणा कर देंगे, तो वही किसके बराबर हो जाएगा, एक चंद्रशेखर सीमा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एक चंद्रशेखर सीमा के बराबर। अब चंद्रशेखर सीमा के बराबर जब हमको चंद्रशेखर सीमा मिल गया, तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कब ये इस रास्ते से जाएगा, कब ये इस रास्ते पर जाएगा। तो क्या बताएं, इन्होंने बताया जो ये लाल दानव होता है, यह लाल दानव का जो इसका द्रव्यमान होगा
अगर इस लाल दानों यानी जो तारा है इसका द्रव्यमान अगर चंद्रशेखर सीमा से, एक चंद्रशेखर सीमा से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए, ज्यादा, तब वो किस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा। और क्या क्या बनाएगा, देखते हैं क्या बनाता है। यानी जब इसमें 90% फ्यूल खत्म हो गया है, यानी मात्र 10% बचा है, तो लाल दानव है। अब धीरे धीरे फ्यूल खत्म होगा और आकार में कैसा, इसका द्रव्यमान कैसा है, तो एक चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है। जब ये बड़ा होगा तो इस रास्ते पर जाएगा, यानी कह देंगे जब 90 से 95%, यानी कह सकते हैं खत्म ही होने वाला है, 95 से लगभग 99% तक कह देंगे, जैसे ये खत्म होने वाला, इसका फ्यूल समाप्त होने वाला है और यह समाप्त होने वाला है, पूर्ण रूप से मरने वाला है, उस अवस्था में इसको क्या कहते हैं, श्वेत वामन कहा जाता है। यानी कह देंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये मरने वाला है, यानी इसका जो जीवन का अंश है खत्म होने वाला है, इसीलिए इसके किस और नाम से जाना जाता है, तो जीवाश्म तारा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब जब ये पूर्ण रूप से इसका ईंधन समाप्त हो जाएगा तो ये क्या बना देगा, काला वामन बना देगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको ब्लैक ड्वार्फ कहा जाता है। इतना समझ में आया। यानी अगर ये चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है तो इस रास्ते से जाएगा, श्वेत वामन बनाएगा और क्या बनाएगा, काला वामन बनाएगा। अच्छा इसके बाद ये तारा क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसका कोई स्टेज नहीं होगा। अब देखते हैं अगर यह लाल दानव, इसका जो द्रव्यमान है एक चंद्रशेखर सीमा से क्या है, छोटा है, यानी कम है। अगर कम होगा तो क्या क्या बनाएगा, तो इस अवस्था में ये सबसे पहले आएगा इधर, यानी यहाँ 90% फ्यूल था, मान लेते हैं यहाँ पर 95 से 99% फ्यूल खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या कह देंगे, अभिनव तारा कहेंगे। अगर ये छोटा है, कैसा है, छोटा है, तो जब इसका फ्यूल खत्म होगा तो ये बहुत ही चमकीला हो जाता है, चमकीला हो जाएगा और बहुत ही सघन हो जाएगा, यानी इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बहुत ज्यादा घनत्व होने का मतलब इसमें क्या होगा, बहुत तेजी से विस्फोट होगा। ठीक है, अच्छा विस्फोट होने की वजह से इसको सुपरनोवा तारा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से विस्फोट होता है और ये बहुत तेजी से चमकता भी है। अब इसको अभिनव तारा, अब ये जैसे ही मरने वाला है, इसका 100% फ्यूल खत्म ही होने वाला होगा, तो इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। तो विस्फोट होने से यहाँ 3 रास्ते बनते हैं, या तो तीनों बना सकता है, या तो तीनों में से कोई एक बना देगा। क्या बना सकता है, पल्सर कहा जाता है, या तो पल्सर बना देगा, या तो क्वेसर बना देगा, या तो ब्लैक होल बना देगा। समझ में आया। यानी इस अभिनव तारा के जब विस्फोट होता है तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, कुछ भी बना सकता है। क्या क्या बना सकता है, पल्सर बना सकता है, क्वेसर बना सकता है और ब्लैक होल बना सकता है। ब्लैक होल किसे कहते हैं, तो ब्लैक होल क्या होता है, हमारे सौरमंडल में जिसका सबसे अधिक घनत्व होता है उसे ही क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहा जाता है। इससे ज्यादा घनत्व, यानी कह सकते हैं इससे ज्यादा घनत्व पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में किसी और का नहीं है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, ब्लैक होल का होता है। और कहा जाता है यहाँ पर अगर प्रकाश की किरणें या आवाज भी जाता है तो यहाँ से वापस नहीं लौटता है, क्योंकि इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा, तारा कैसे बनता है, कैसे समाप्त होता है, समाप्त होने पर क्या क्या बनता है, किन स्टेजों से गुजरता है। समझ में आया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा तारा यानी सूर्य है उसकी कितनी परतें हैं, आंतरिक परतें कितनी हैं, बाह्य परतें कितनी हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी है, इन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, आइए सूर्य के परतों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्य की कुल कितनी परतें होती हैं, 6 परतें होती हैं, जिनमें से 3 आंतरिक परतें होती हैं और 3 बाह्य परतें होती हैं। आंतरिक परतों के बारे में आइए हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या बनाए हैं, सूर्य बनाए हैं। सूर्य की कितने परतें बना दी है, 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा जो मध्य वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ही कोर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बल्ज कहा जाता है। इसी कोर में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अब ये नाभिकीय संलयन होता क्या है, तो इसकी परिभाषा कहेंगे, छोटे छोटे नाभिकीय वाले कण आपस में मिलकर बड़े नाभिकीय वाले कणों के रूप में जब बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसमें नाभिकीय संलयन में कौन सी क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन के नाभिक कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ये छोटे छोटे हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर आपस में हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम का एक बड़े नाभिकीय कण के रूप में बनाते हैं। और क्या निकलता है, यहाँ से ऊर्जा निकलती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, नाभिकीय संलयन कहलाती है। अच्छा जैसे ही नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, यहाँ से क्या निकल रहा है, एनर्जी, एनर्जी निकलता है, तो वहां से हमको प्रकाश भी प्राप्त हो जाएगा, उष्मा भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण यहीं पर नाभिकीय संलयन होता है, इसी कारण इसका जो ताप होता है लगभग कितना हो जाता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सूर्य के सेकंड परत के बारे में। ये सेकंड परत को क्या कहा जाता है, तो विकिरण मंडल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कह देंगे, रेडिएशन जोन कह देंगे। इस रेडिएशन जोन से क्या होता है, तो यहाँ से जैसे एक्सरे किरण हो गई, गामा किरण हो गई, अल्ट्रावायलेट किरण हो गई,
बहुत सारे ऐसे विकिरण होते हैं यहाँ से जो निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये निकलने के लिए इसका जो बाहरी परत होता है, इसके बाहरी परत को क्या कहते हैं, संवहन मंडल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वेक्टिंग जोन कहते हैं, ठीक। यानी ये जो बाहरी वाला परत होता है ये छोटे छोटे कणों के रूप में बना होता है। इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। अब जो रेडिएशन निकलती है या ऊष्मा निकलती है, इन्हीं सेलों के बीच से यानी खाली जगह से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक। इस तरीके से हमने सूर्य के आंतरिक परतों के बारे में चर्चा कर ली है। अब आइए देखते हैं सूर्य की बाह्य परतें कितनी होती हैं। वैसे तो 3 ही होती हैं और तीनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आइए सूर्य के बाह्य परतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य का जो सबसे यानी सूर्य से जो बाहरी परत होता है, इसके जस्ट बाहर वाला होता है, उसे क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर इसके बाहर वाला जो परत होता है यानी दूसरे वाला परत, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ये क्रोमोस्फीयर का ताप कितना होता है, तो 32400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये जो सबसे बाहर वाला होता है, यानी कि अगर पूछा जाएगा सूर्य के सबसे बाह्यतम परत कौन सा है, तो इसे क्या कहते हैं, कोरोना कहा जाता है। इसका ताप कितना होता है, इसका ताप 21 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, 21 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो सूर्य का सबसे बाह्यतम परत क्या है, कोरोना है। सूर्य का सबसे आंतरिक परत में सबसे अंदर वाला परत का क्या नाम है, कोर है। सूर्य के किस परत से विकिरण यानी एक्सरे, गामा, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, तो कह देंगे किससे निकलता है, तो रेडिएशन जोन से निकलता है। अगर ये पूछा जाता है कि सूर्य के आंतरिक परत में सबसे बाह्यतम परत क्या होता है, जो सेलों से, छोटे छोटे सेलों से बने होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कन्वेक्टिंग जोन यानी कह देंगे संवहन मंडल होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न इस सूर्य के परतों से बनते हैं। अच्छा, यहाँ से और भी प्रश्न बनता है, तो कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है सूर्य की एज क्या है, तो सूर्य की जो वर्तमान एज है यह 4.6 अरब साल क्या हो गया है, ठीक है। अच्छा, संपूर्ण जीवन काल कितना माना जाता है, तो संपूर्ण जीवन काल 10 अरब साल माना जाता है। इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में सूर्य कैसे बनता है, कैसे समाप्त होता है, कौन कौन स्टेजों से गुजरता है, उसका नाम क्या होता है स्टेजों का, ठीक है, और कितनी परतें हैं, उन परतों का क्या क्या नाम है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।